हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी विषय को पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच। हमारे फ्री बैच का नाम क्या है? टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, तो हमारी क्लासेस से जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। ठीक है, इस क्लास की सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अब हम क्लास का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 10 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है, जिसमें साइंस का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और उसमें प्रैक्टिस चल रही है। नेक्स्ट क्लास होती है हमारी सुबह 11 बजे, जो अंग्रेजी की क्लास होती है। इसमें भी अब प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। और नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 4 बजे, जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसके बाद हमारी क्लास होती है शाम को 5 बजे, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें प्रैक्टिस चल रही है। अगली क्लास होती है हमारी शाम को 4 बजे, जो है हिंदी की क्लास। हिंदी में भी हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है लगभग, और उसमें प्रैक्टिस चल रही है। और उसके साथ साथ हम कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 7 बजे, जो है सामाजिक विज्ञान की क्लास, सामाजिक अध्ययन की क्लास। इसमें भी अब क्लासेस शुरू होने वाली हैं और आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 8 बजे हमारी गणित की प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि शाम को 9 बजे हमारा पहले क्लास चलती थी। शाम को 9 बजे हमारी क्लास चलती थी मैथ की। अब से हमारी क्लास 8 बजे होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। आपको पता ही होगा कि डीएलएड के एग्ज़ाम की डेट आ ही चुकी है, लगभग एग्ज़ाम होने ही वाले हैं। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। फ्री क्लासेस से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी फ्री क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। कल हमने प्रैक्टिस की थी, कल हमने राजन सीरीज़ के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था, और आज हमारे इसी हिसाब से इसी प्रकार से हम प्रैक्टिस के साथ साथ अब हम कुछ टॉपिक्स को करते रहेंगे। जो हमारे टॉपिक बचे हैं वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला को देखने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, तथा ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, भाषा में क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बताइए, सबसे छोटी मौखिक इकाई बताइए, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि होती है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, लिखित इकाई क्या होती है, तो आप लिखित इकाई में बताएंगे कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, जबकि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी इकाई है? मौखिक इकाई है। कौन सी इकाई है? मौखिक इकाई है। आगे देखते हैं, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, कि ध्वनियों के संकेत चिन्हों के रूप में लिखकर प्रकट किया जाता है। यही ध्वनि चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में वर्ण कहलाते हैं। या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, यानी कि टुकड़े ना किए जा सके, जिसके टुकड़े ना किया जा सके, वह क्या कहलाता है? वह हमारा वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब हम अक्षर को देख लेंगे कि अक्षर क्या होते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में डेफिनेशन पूछी गई है। अक्षर हमारा 2014 में पूछा गया है कि अक्षर से आप क्या समझते हैं, अक्षर का अर्थ बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन वर्णमाला से बन जाते हैं, लेकिन सिलेबस में यह नहीं दिया है। वर्णमाला चैप्टर सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए आज हम वर्णमाला को देखेंगे और इतना देख लेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा अक्षर का अर्थ। नेक्स्ट है हमारा अक्षर का अर्थ, जो नाशवान ना हो अक्षर कहलाता है, यानी कि जिसका क्षर ना किया जा सके, जिसका क्षर ना किया जा सके, क्या नहीं किया जा सके, क्षर ना किया जा सके, वह क्या कहलाता है, वह अक्षर कहलाता है, वह अक्षर कहलाता है। आगे देखते हैं, क्षर का अर्थ होता है, क्षर का अर्थ होता है नाश होना, तथा आ का अर्थ होता है नहीं, आ का अर्थ होता है नहीं, यानी कि अक्षर का अर्थ होता है जिसका हम क्षर नहीं कर सकते। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता। अक्षर मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। अक्षरों के ही निर्माण से क्या होता है, अक्षर के ही मिलने से क्या बनता है, शब्द का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे वर्णमाला की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे वर्णमाला की डेफिनेशन कि वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर आपको इस प्रकार से वर्णमाला दे दी जाए कि का, खा, आ, वा, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से अगर वर्णों को व्यवस्थित कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये हमारा वर्णमाला कहलाता है, तो ये हमारा वर्णमाला नहीं कहलाता है, क्योंकि वर्णमाला की डेफिनेशन होती है कि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित, किसको, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि का है, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये हमारे वर्णों का व्यवस्थित समूह है। क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह है। तो वर्णमाला की डेफिनेशन होती है कि वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम वर्णमाला के भेद देखेंगे। अब हम वर्णमाला के भेद को देखेंगे कि वर्णमाला के दो भेद होते हैं। वर्णमाला के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्णमाला दो प्रकार से होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा क्या है, व्यंजन। अब हम वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देख सकें। अब हम देखते हैं स्वर। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अथवा बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाए। स्वर क्या होते हैं, स्वर वो होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए। कैसे किया जाए, स्वतंत्र रूप से किया जाए, किसी की सहायता से नहीं किया जाए, बल्कि स्वतंत्र रूप से किया जाए, तथा अथवा बिना किसी ध्वनि, बिना किसी की सहायता के, अथवा बिना किसी की सहायता से इनका उच्चारण किया जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आपको डेफिनेशन आए तो आप इसी प्रकार से एग्जाम में अच्छे से लिख कर आए। आगे देखते हैं, एक और डेफिनेशन देखते हैं स्वर की, कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इसकी एक डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे स्वर हैं, और इनकी संख्या होती है 11। कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 11। ये बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब हम स्वर के प्रकार को देखेंगे। स्वर के प्रकार, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो पहला देखते हैं,
पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, क्या लगता है, कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। डेफिनेशन एक और देखते हैं, अर्थात वे स्वर जो एक मात्रिक होते हैं, वे स्वर जो एक मात्रिक होते हैं, अर्थात जिनमें एक मात्रा होती है, जिनमें क्या होता है, जिनमें एक मात्रा होती है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि मूल स्वर और लघु स्वर के नाम से ह्रस्व स्वर को जाना जाता है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, आ ई उ री। इनमें क्या होता है, ये होते हैं एक मात्रिक, ये होते हैं एक मात्रिक स्वर। क्या होते हैं, आ ई उ और री। इनमें क्या है, इनमें एक मात्रा होती है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा दीर्घ स्वर। क्या है, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, ये गलत लिखा है, यहाँ पर होगा ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, अर्थात जिनमें क्या होता है, जिनमें ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, हमारे ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, जिनमें ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय यानी कि अधिक समय लगता है, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, अर्थात जो द्विमात्रिक होते हैं, जिनमें 2 मात्राएं होती हैं, जिनमें 2 मात्राएं होती हैं, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर को अन्य भी नामों से जाना जाता है। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरु स्वर भी कहा जाता है। अब इसमें देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आ ई उ ए ओ औ। क्या है, आ ई उ ए ओ और औ। ठीक है, ये 2 मात्रिक क्यों होते हैं, ये हम जानेंगे अब। जैसे ये क्या है, बड़ा आ। ये क्या है, बड़ा आ, जो 2 आ से मिलकर बना हुआ है, जो 2 आ से मिलकर बना हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसी प्रकार से बड़ी ई 2 छोटी ई से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार से बड़ी ई 2 छोटी ई से मिलकर बनी होती है। इनको भी वर्गीकृत किया गया है। इनको भी 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है कि सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। तो इसमें आ ई उ ये हमारे कहलाते हैं सजातीय स्वर। क्या कहलाते हैं, सजातीय स्वर कहलाते हैं। सजातीय स्वर कहलाते हैं। और ए ओ औ ये हमारे विजातीय कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी अन्य की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे कि आ और ई से मिलकर बनता है ए, आ और छोटी ई से मिलकर बनता है ए। ठीक है, इसी प्रकार से आ ए बनकर बनता है ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओ में क्या होता है, आ और ऊ से मिलकर बनता है। ओ किससे मिलकर बनता है, आ और ऊ से मिलकर बनता है। किससे बनता है, ओ आ और ऊ से मिलकर बनता है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर, तो ए ओ औ ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त 2 अयोगवाह भी होते हैं।
इसके अतिरिक्त 11 स्वरों के साथ साथ इनमें 2 अयोगवा भी होते हैं। 2 अयोगवा कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा को, अंग और आहा को अयोगवा कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है कि अयोगवा क्या होते हैं, अयोगवा क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या होती है 2, इनकी संख्या होती है 2 और अंग और आहा को, अंग और आहा को अयोगवा कहा जाता है। आगे देखते हैं, अब हम कुल स्वरों की संख्या देख लेते हैं। अब हम कुल स्वरों की संख्या देख लेते हैं, जिसमें 4 जो होते हैं वो हस्व स्वर होते हैं, 4 हमारे हस्व स्वर होते हैं, 7 दीर्घ स्वर होते हैं, 7 दीर्घ स्वर होते हैं और 2 अयोगवा होते हैं, और 2 अयोगवा होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं। इन सबको मिलाकर टोटल इनकी संख्या होती है 13। इनकी संख्या होती है कितनी? 13। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो एग्जाम में आप 11 ही बताएं, एग्जाम में आप 11 ही बताएं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं व्यंजन। स्वर हमने अभी पढ़ लिए हैं, अब हम व्यंजन को देखेंगे। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जबकि स्वर में मैंने आपको क्या बताया था? स्वर में मैंने आपको बताया था, स्वर में मैंने आपको बताया था कि स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जबकि व्यंजन वो होते हैं, जबकि व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? इनको व्यंजन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इस टेबल में हम देखते हैं, ठीक है। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन वर्णमाला में, वर्णमाला में कुल, वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर, जिनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं, 41 व्यंजन होते हैं। उनमें से मुख्यतः 33 व्यंजन जो होते हैं वो मुख्य होते हैं। 33 व्यंजन क्या होते हैं? वो मुख्य होते हैं। अब हम देख लेते हैं पहले व्यंजनों को, ठीक है, व्यंजन को। तो व्यंजन जो होते हैं वो हमारे इस प्रकार से होते हैं। पहला है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, और चौथा है ता वर्ग, और 5 है पा वर्ग। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे व्यंजन होते हैं, ये हमारे व्यंजन होते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, क्या क्या आता है? का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढ, णा। और ता वर्ग में ता, थ, द, ध, न। पा वर्ग में पा, फा, बा, वा, मा। ये होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे स्पर्श, ये होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो का से पा तक के, का वर्ग से पा वर्ग तक के वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी एग्जाम में पूछी जाती है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इसी प्रकार के वर्ग के आखिरी अक्षर को, वर्ग के आखिरी अक्षर अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको नासिक व्यंजन कहते हैं। इन सबको नासिक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासिक व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम आगे है हमारा मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसके अतिरिक्त 4 अंतस्थ होते हैं, 2 उच्छिप्त और 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। इसके अतिरिक्त 4 अंतस्थ, 2 उच्छिप्त और 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और ये कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और ये कौन कौन से होते हैं। अब हम अंतस्थ व्यंजनों की संख्या देखेंगे और क्या होते हैं वो देखेंगे।
पहला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या जो होती है इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। या रा ला वा, यारा लावा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 2014 के बीटीसी के एग्जाम में पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बताइए और उनके नामों को बताइए। तो हमारी इनकी संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 और या रा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। ड ढ को क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। किसी भी शब्द की शुरुआत इससे नहीं होती है। किसी भी शब्द की शुरुआत ड से नहीं की जाती। शब्द की शुरुआत ड से नहीं की जाती है। ठीक है, ये किस में प्रयोग किया जाता है? ये हमारा प्रयोग किया जाता है, ये किस में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सड़क में। किसमें? सड़क में। ये हमेशा बीच में आते हैं। इनसे कोई भी शब्द जो होता है, कोई भी वाक्य प्रारंभ, किसी भी वाक्य या शब्द की शुरुआत नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा संयुक्ताक्षर व्यंजन। संयुक्ताक्षर व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी भी संख्या 4 होती है। ये मुख्य रूप से 4 होते हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। क्या होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। अब हम देख लेते हैं ये किस प्रकार से बने होते हैं। छा का निर्माण का शा से मिलकर बनता है। छा का निर्माण का शा से मिलकर बनता है। इसी प्रकार से त्रा का निर्माण त रा से मिलकर बनता है। ठीक है, जिया का मतलब ज्ञा, जिसको हम बोलते हैं ज्ञा, ज्ञा का निर्माण होता है जिया से। जा इया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्रा, जिसका निर्माण होता है शरा से। एग्जाम में एक पूछा जाता है कि छा का निर्माण किस किस से होता है। एग्जाम में बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीयों में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि छा किससे मिलकर बना है, त्रा किससे मिलकर बना है, जिया का निर्माण किस प्रकार से किया गया है और श्रा का। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम में आपको इस प्रकार से भी ये मिल सकता है कि छा का निर्माण कशा से होता है, या फिर एग्जाम में ऑप्शन में इस प्रकार से लिखकर आएगा क श अ। ठीक है, इसी प्रकार से त्रा, तर आ। ठीक है, ये क्या हो गए? ये हमारे संयुक्ताक्षर हो गए। इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है और एग्जाम में ये काफ़ी पूछे जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। जैसे शा, शा, शाह। क्या होते हैं? शा, शा, शाह। इनको ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, जो मुंह से संघर्ष के तौर पर निकलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब हम कुल व्यंजनों की संख्या देख लेते हैं। हमारी कुल व्यंजनों की संख्या होती है टोटल 41। टोटल कितनी होती है? 41, जिसमें 25 कुल संख्या होती है 41। कितनी होती है? 41, जिसमें 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिसमें 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जिसमें का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक आते हैं। क्या आते हैं? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक आते हैं। और उसी प्रकार से 4 जो होते हैं वो हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। और यारा लावा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया है कि रा को क्या कहते हैं? रा को कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे दो क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, जो होते हैं ड ढ। क्या होते हैं? ड ढ। 4 होते हैं संयुक्ताक्षर, 4 होते हैं संयुक्ताक्षर और 4 होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनको हम एक लाइन में लिख देते हैं कि 25 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 2 उच्छिप्त होते हैं। 2 क्या होते हैं? उच्छिप्त होते हैं। इसी प्रकार से 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। और 4 होते हैं संयुक्ताक्षर। क्या होते हैं? 4 होते हैं संयुक्ताक्षर। ठीक है, 4 होते हैं संयुक्ताक्षर।
मैंने आपको ऊपर बताया था कि स्पर्श व्यंजकों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है, जिसमें का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक सभी वर्ग आते हैं। ठीक इसी प्रकार से अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उनमें या, रा, लावा, यारा लावा को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उच्छिष्ट की संख्या 2 होती है। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए, अंतस्थ क्या कहलाते हैं, इनके बारे में बताइए। ठीक है, उच्छिष्ट 2 होते हैं, ड, ढ, क्या होते हैं, ड, ढ। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, शा, 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 हा। ठीक है, ये हो गए हमारे व्यंजन, ये क्या हो गए हमारे व्यंजन। अब हम देखेंगे व्यंजनों के उच्चारण स्थान को। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि व्यंजन और स्वर दोनों के उच्चारण स्थान को बताइए, और एग्जाम में बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो पहला है हमारा का वर्ग। का वर्ग में क्या होता है, वो कंठ होता है। क्या होता है, का वर्ग का उच्चारण क्या होता है, कंठ से होता है। पहले हम देखेंगे व्यंजन, उसके बाद देखेंगे स्वर। ठीक है, तो उच्चारण स्थान क्या होता है, एक होता है कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क्या होते हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, अब हम इनमें देख लेते हैं कि कंठ में कौन से वर्ग आते हैं। का वर्ग जो होता है वो कंठ में आता है। किस में आता है, का वर्ग का उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है। का वर्ग का उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से स्वर में आ, आहा, क्या, आ, हा, इसको क्या कहते हैं, ये हमारे हो गए कंठ से उच्चारण। क्या, कंठ से जो उच्चारण होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि का वर्ग को किसके उच्चारण से किया जाता है, किसके द्वारा उच्चारण किया जाता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि कंठ के द्वारा किसका उच्चारण किया जाता है, किसका उच्चारण किया जाता है। ए ऑप्शन दिया जाता है का, बी ऑप्शन दिया जाता है चा, डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया जाता है ता, और डी ऑप्शन दिया जाता है मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का। कंठ का किसके द्वारा उच्चारण किया जाता है, का वर्ग का उच्चारण कंठ के माध्यम से किया जाता है। इसी प्रकार से कंठ के उच्चारण में आ, हा आते हैं। क्या आते हैं, आ, हा आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा तालव्य। चा वर्ग का उच्चारण तालव्य के माध्यम से किया जाता है, और स्वरों में इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ई, या, श, या, अश, इनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा तीसरा मूर्धा या मूर्धन्य उच्चारण। ठीक है, मूर्धन्य उच्चारण। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें टा वर्ग आता है, और री, राशा आते हैं। ठीक है, री, राशा क्या है, हमारे स्वर हैं, और इसमें व्यंजन टा वर्ग के व्यंजन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा दंत, जिसमें ता वर्ग आता है, ता, था, द, ध, ना। ये क्या होते हैं, ये दांत से कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, जब हम अपने मुंह से उच्चारण करते हैं ता, था, दा, धा, ना का, तो इसमें क्या होता है, इनका उच्चारण जो होता है वो दांतों के माध्यम से होता है। इसी प्रकार से स्वर में क्या होते हैं, दंत में स्वर में क्या आते हैं, ला और सा का उच्चारण जो होता है, ला और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ला, सा का उच्चारण स्थान होता है दंत। क्या होता है, दंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लास्ट ओष्ठ। ओष्ठ के माध्यम से उच्चारण पा वर्ग के व्यंजकों का किया जाता है। ओष्ठ के द्वारा उच्चारण पा वर्ग के व्यंजनों का किया जाता है, और स्वर में ऊ और ऊ, जिसमें क्या होता है, वर्ग बन जाता है। ठीक है, होठों पर क्या हो जाता है, वर्ग बन जाता है। तो वो किसका उच्चारण है, ओष्ठ के माध्यम से स्वरों का उच्चारण किया जाता है। अब हम इसमें नोट देख लेते हैं। नोट है हमारा डा, या, अड़ा, ना, मा। मैंने आपको आगे भी बताया था कि जो वर्णमाला में व्यंजकों में 25 स्पर्श व्यंजकों में जो आखिरी वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको
वर्णमाला वैसे भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि उच्चारण स्थान से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उच्चारण देख लेते हैं कि इनको एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्वर और व्यंजकों का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ के माध्यम से का वर्ग का उच्चारण स्थान किया जाता है, तालव्य में चा वर्ग, मूर्धा में टा वर्ग, दंत में ता वर्ग और ओष्ठ में पा वर्ग। ठीक है, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कचट तप से, किससे, का चा ट ता प, कचट तप। कैसे, कचट तप के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। का से कंठ कचट तप में, ठीक है। चा से चम्मच होता है और ता पर तालु होता है। चा से चम्मच होता है, चा से चम्मच होता है, ता से तालु होता है। ठीक है, ऐसे ही टा से टमाटर, टा से मुर्धा और ता मतलब दंत। ठीक है, उसी प्रकार से ओष्ठ मतलब पा। ठीक है, ये हमारे हो गए उच्चारण स्थान। इनको हम याद कैसे कर सकते हैं, का चा टा ता प, कचट तप के माध्यम से हम व्यंजकों को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके उच्चारण स्थान का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इनको याद करके एग्जाम में जरूर जाएं। आपके 2 से 3 नंबर वर्णमाला से पक्के हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की विज्ञान का वर्णमाला चैप्टर, जिसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम के मुताबिक उस प्रकार के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। आप इस क्लास को जरूर देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये शेयर करें, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।